एम्पायर का सबसे ताकतवर मेज जिसके नाम से बड़े बड़े दरबारियों की रगों में सनसनी दौड़ जाती थी, उसका नाम था आयन पेज। उसकी ताकत इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि खुद एम्परर भी उससे कांपने लगा था। डर, सत्ता खोने का डर, और फिर उसी डर ने उसे इयन को झड़ देने पर मजबूर कर दिया। हाँ, इयन के खाने में जहर मिलाया गया। कहानी का सबसे शक्तिशाली मेज अपनों की साजिश में फंस चुका था। लेकिन इयन पेज कोई मामूली जादूगर नहीं था। मौत की कगार पर खड़ा वो मुस्कुराया क्योंकि उसके पास था टाइम मैजिक से जुड़ा फॉरबिडन डैगर। अपनी बची खुची सांसों के साथ उसने समय को चीरते हुए एक आखिरी स्पेल पूरा किया और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। पल भर पहले जो आदमी मर रहा था, अब वो एक गली में बैठा एक 12 साल का बच्चा बन चुका था। लेकिन रुकिए, उसकी आंखों में अभी भी 8th सर्कल मेज की नॉलेज और पावर थी। वो फौरन अपने सीने पर हाथ रखता है। ना कोई जख्म, ना दर्द। क्या मैं बच गया? तभी एक नर्म प्यारी सी आवाज कानों में गूंजती है। सब ठीक है ना? ये उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। वो चेहरा, वो आवाज, उसकी माँ वेनेसा पेज, वो माँ जो सालों पहले मर चुकी थी। इयन के हाथ कांप उठते हैं। वो झट से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। क्या मैं मर चुका हूँ या सच में स्पेल ने काम किया है? वो खुद को यकीन दिलाने के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाता है। बच्चों की भीड़, सैनिकों की चिल्लाहट, सब कुछ एकदम असली है। तभी उसकी नजर जाती है एक झंडे पर जो हवा में लहरा रहा है, आइवर टावर का फ्लैग। इयन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने छोटे छोटे हाथों को देखता है और सच आखिरकार उस पर टूट कर गिरता है। मैं 30 साल पीछे आ गया हूँ। यादें एक झटके में दिमाग में दौड़ जाती हैं। वो खुद को देखता है एक आदमी के साथ हाथ में स्टाफ लिए मोनो रिएक्शंस एग्जामिनेशन में खड़ा। ये वही टेस्ट था जो ग्रीन रिवर एम्पायर के हर 12 साल के बच्चे पर किया जाता था। एक प्रोसीजर जो तय करता है कि कौन सा बच्चा एक्सेप्शनल मेज बनने की काबिलियत रखता है। पहले माना ब्रेन की जांच होती है, फिर माना हार्ट की। जिसके पास ये दोनों हो उसे सीधे एकेडमी ऑफ मैजिक में दाखिला मिलता है और ग्रेजुएशन के बाद नोबल लेवल अथॉरिटी। इयन को कभी उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई टाइम ट्रैवल कर पाएगा, लेकिन अब जब उसके हाथों में वो फॉरबिडन डैगर भी नहीं है, फिर भी वो जिंदा है और उसके अंदर 8th सर्कल की ताकत जाग चुकी है। उसे याद आता है वो डैगर जिस पर ड्रैगन्स की भाषा में मंत्र लिखे थे। अपनी पूरी जिंदगी उसने उसी टाइम मैजिक को समझने में लगा दी थी और मरने से ठीक पहले उसी स्पेल को एक्टिवेट किया था। और रगनार, इयन का सबसे करीबी दोस्त जिसके लिए इयन ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, हजारों लोगों को मारा था, उसी रगनार ने आखिरी वार किया। इयन को धोखा देकर उसे मौत की नींद सुला दी। इयन के दिल में अब एक ही बात गूंज रही है, ये सब दोबारा नहीं होने दूंगा। अगर इतिहास बदलना है तो उसे वो सारी ताकत, वो सारी अथॉरिटी वापस पानी होगी जो उसने 8th क्लास मेज बनकर हासिल की थी। अपनी माँ वनेसा की आंखों में देखकर इयन वादा करता है, माँ मैं जल्दी लौट कर आता हूँ। तेज कदमों से वो उस नाइट के पास पहुंचता है। मैं इयन पेज हूँ, वनेसा का बेटा। नाइट उसे देखते ही पहचान लेता है। ओह, तो तुम वही हो। आदर के साथ उसे रास्ता दे दिया जाता है। इयन टेंट के अंदर दाखिल होता है जहाँ एक मेज बैठा है मार्को। थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। वो कैप्टन एरन की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है। और कितने बच्चों को टेस्ट करना बाकी है? एरन एक कड़वा सा जवाब देता है, कम से कम आधे दिन का काम बाकी है सर। लेकिन जैसे ही इयन टेंट के अंदर दाखिल होता है, मार्को का थका हुआ चेहरा बदलकर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान में बदल जाता है। वो अपनी हथेली हवा में उठाता है और इयन के सिर की तरफ माना की एक वेव भेजता है। थोड़ा चक्कर आ सकता है, ध्यान रखना। इयन थोड़ा हिचकिचाता है। तभी मार्को बोलता है, तुम्हारे अंदर माना ब्रेन पाया गया है, अब मुझे माना हार्ट भी चेक करना होगा। लेकिन तभी इयन एक कदम आगे बढ़कर कहता है, सर इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मार्को थोड़ा हैरान होता है, दिखाना चाहता है फिर भी इजाजत दे देता है। ठीक है दिखाओ। इयन गहरी सांस लेता है और अगले ही पल उसकी हथेली पर एक जलता हुआ आग का गोला प्रकट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दूसरे हाथ से वाटर स्पेल भी कॉन्जर कर लेता है। आग और पानी दोनों स्पेल्स एक साथ एकदम सटीक नियंत्रण में। मार्को की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये असंभव है, इयन शांत लहजे में कहता है। मैं ये काफी वक्त से कर रहा हूँ सर। टेंट में मौजूद कैप्टन एरन और बाकी नाइट्स भी सन्न रह जाते हैं। मार्को अभी भी डिसबिलीफ में, तुम्हें ये किसने सिखाया? इयन बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, किसी ने नहीं। मार्को की भौहें सिक उठती हैं। अब वो इंटेरोगेशन मैजिक एक्टिवेट करता है, एक ऐसा जादू जो दिल की धड़कन और बायोलॉजिकल रिएक्शंस को पढ़कर झूठ पकड़ता है। अगर तुम झूठ बोले इयन पेज तो ये राजद्रोह माना जाएगा। लेकिन इयन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती। वो मार्को की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं आप जैसे नोबल मेज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा सर। मार्को एक हल्की सी हंसी में कहता है, अच्छा देखते हैं। स्पेल एक्टिवेट होता है लेकिन रिजल्ट? इयन सच बोल रहा है। अब तो मार्को की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, आखिर ये बच्चा है कौन? तभी एक औरत की चीख हवा में गूंजती है। इयन का दिल उछल जाता है। माँ। वो दौड़कर टेंट के बाहर झांकता है और जो दृश्य उसके सामने होता है वो उसे दहला देता है। वनेसा पेज, उसकी माँ, उसे वही नाइट घसीटते हुए ले जा रहा है जो कुछ देर पहले उसे अंदर जाने दे चुका था। वनेसा की आंखों में डर है। वो गिड़गिड़ा रही है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे,
लेकिन घिनौना नाइट कहता है, तुम जैसी नीच औरतें जहां नहीं चाहिए वहां मंडराती रहती हो। कैप्टन एरन और मार्को भी हैरान हो जाते हैं और सभी नाइट्स के साथ बाहर दौड़ पड़ते हैं। उस नाइट की जुबान अभी भी जर उगल रही थी। लोली पेजेंट वुमन। इयन के कानों में ये शब्द गूंजे और उसके भीतर की आग भड़क उठी। उसकी आंखों में नफरत की चमक थी। हाथ उठने ही वाला था, लेकिन तभी मार्को ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। एक शांत पर असरदार इशारा। रुको इयन। मार्को एक कदम आगे बढ़ता है और पूरे समूह की तरफ देखता है। इस बच्चे ने अभी अभी साबित कर दिया कि उसके अंदर माना ब्रेन और माना हार्ट दोनों है, जिसका मतलब है कि अब ये बच्चा और इसके माता पिता एम्पायर के नोबल क्लास के बराबर है। हर कोई सन। मार्को की आवाज में सख्ती थी। किसी नोबल या मेज का अपमान करना सीधे इंपीरियल फैमिली और आइवरी टावर की अथॉरिटी को चुनौती देने जैसा है, और ऐसी गुस्ताखी की सजा सिर्फ एक है, मौत। नाइट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके घुटने जमीन पर गिरे। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। लेकिन इयन ने एकदम ठंडी आवाज में कहा, माफी मुझसे नहीं, मेरी माँ से मांगो। इयन खुद उस नाइट के सामने घुटनों पर बैठ गया, लेकिन आंखों में एक आग थी। तेरी हर हरकत पर मेरी नजर रहेगी। आज तुझे छोड़ रहा हूँ, पर अगर दोबारा मेरी माँ को छूने की कोशिश की तो तुझे जीते जी मिट्टी में मिला दूंगा। नाइट के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। मार्को एक गहरी मुस्कान के साथ इयन की तरफ झुका। गुड जॉब किड। बाद में इयन मार्को का शुक्रिया अदा करता है। मार्को उसकी आंखों में झांकते हुए कैप्टन एरन को आदेश देता है, एंश्योर इयन और उसकी माँ की सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारा है। एरन सिर झुकाकर इयन और वनेसा को नाइट्स के ठहरने वाले इन तक ले जाता है। इयन अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और पहली बार माँ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। मार्को वहीं खड़ा इयन को जाते हुए देख रहा है। उसके मन में सिर्फ एक बात, ये बच्चा किसी आम बच्चे जैसा नहीं है। आइवरी टावर और इंपीरियल फैमिली इस नाम को सुनते ही हिल उठेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात का सन्नाटा। वही घमंडी नाइट जिसने दिन में इयन की माँ को अपमानित किया था, वो अब भी अपनी अकड़ में गली के रास्तों पर घूम रहा था। जुबान अब भी वैसी ही गंदी। लोली पेजेंट वुमन, नोबल बना देंगे इन झुग्गी वालों को। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी हर हरकत पर एक जोड़ी आंखें लगी हैं। एक लंबी क्लोक पहने परछाई बनकर चलती इयन पेज। इयन ने बिना एक शब्द बोले, बस एक फोकस थॉट के साथ पैरालाइज मैजिक कास्ट किया। नाइट वहीं जम गया, हिल भी नहीं पाया। इयन उसके सामने आकर खड़ा हुआ। चेहरे पर अजीब सी नरमी थी, लेकिन आवाज में वो ठंडापन जो रूह तक काट जाए। तुझे कहा था ना, मैं नजर रखूंगा। नाइट की सांसें तेज हो गई, पसीने की बूंदें टपकने लगी, लेकिन शरीर जरा भी हिल नहीं पाया। इयन एक कदम और आगे बढ़ा। चलो एक कहानी बनाते हैं। तू शराब पीकर नाले में गिर गया और डूब मरा, कैसा रहेगा? नाइट की आंखों में मौत का डर उतर चुका था, लेकिन इयन बिना कोई दया दिखाए उसे पुल से धक्का दे देता है। नाइट पानी में गिरता है, लहरों में डूबते हुए उसका बदन तड़पता है, लेकिन इयन बस खड़ा देखता है, एक ठंडी सांस के साथ। तेरी कहानी यहीं खत्म। इयन की आंखों में एक पल के लिए अतीत के धुंधले दृश्य उभरते हैं। वो सालों तक ड्राउनियन मैजिक की किताबें पढ़ता रहा, टाइम मैजिक को समझने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। इयन पुल के किनारे खड़ा नीचे पानी में छटपटाते उस नाइट को देख रहा था, जो अभी कुछ देर पहले उसे और उसकी माँ को नीचा दिखा रहा था। लेकिन इयन की आंखों में अब दया नहीं थी, सिर्फ एक संकल्प, अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो करो, लेकिन माफी उसकी कोई जरूरत नहीं। यही बातें रागनर ने भी कही थी जिस दिन उसने इयन को झड़ दिया था। आज इयन ने वो बातें असलियत में महसूस की। पावर सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, कभी कभी खोने से बचाने के लिए भी जरूरी होती है। दूसरी तरफ रात के सन्नाटे में इयन अपने कमरे में थका हारा सिर पकड़े बैठा था। माना कि इतनी बड़ी मात्रा का उपयोग उसके शरीर को झकझोर चुका था, लेकिन उसकी निगाहें अपनी माँ वनेसा पर टिकी थी, जो शांत मासूमियत भरी नींद में थी। वो माँ जो उसके पिछले जीवन में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। इयन के दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा माँ, ना किसी बीमारी से, ना किसी साजिश से, ना किसी किस्मत के हाथों। अगली सुबह इंपीरियल पैलेस थ्रोन रूम। गोल्डन चैंडलियर्स की रोशनी में एम्पायर टेरी गंभीरता से मास्टर हर्बर्ट लियोन की बातें सुन रहा था। हर्बर्ट आइवरी टावर का सबसे बुद्धिमान मेज धीरे धीरे सम्राट के सामने वो खबर खोल रहा था, माना प्रकृति की शक्ति है सम्राट, इसे समझने के लिए सालों की साधना लगती है, मगर एमग्रियन में एक लड़का है इयन पेज, जिसने बिना किसी शिक्षक के अपने दम पर माना कंट्रोल करना सीख लिया है। टेरी की आंखें संदेह में सिकुड़ गईं। तुम कहना चाहते हो कि वो प्राइमल मैच जैसा है, वो जो लेजेंड्स में सुना है? हर्बर्ट ने सिर हिलाया। ये सिर्फ मिथक नहीं है सम्राट, अगर इयन पेज सच में वैसा है तो वो इस साम्राज्य के लिए वरदान भी हो सकता है और खतरा भी। टेरी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो फिर हमें खुद देखना पड़ेगा कि ये लड़का कौन है। इंपीरियल कॉरिडोर में गूंजती कदमों की आवाज। क्राउन प्रिंस हेडन ग्रीन रिवर सम्राट के सामने झुका। आपने बुलाया सम्राट? टेरी ने एक गहरी नजर डाली। हेडन, 5 साल हो गए तुम्हें महल से बाहर गए हुए, तुम्हें फैमिन के हालात देखने भेजा था उस वक्त, अब एक और सफर पर निकलने का वक्त आ गया है। प्रिंस हेडन चौंक गया। मगर इस बार क्या आदेश है? टेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे इंपीरियल ऑर्डर के 300 सैनिक और 3 थर्ड क्लास मैजेस तुम्हारी अगुवाई में होंगे। तुम्हें मग्रियन जाना है और इयन पेज नामक लड़के को हमारे सामने पेश करना है। हेडन की सांसें भारी हो गई। क्या कोई और इस काम में मेरी मदद कर सकता है? टेरी ने एक तीखा जवाब दिया, ये तुम्हारा कर्तव्य है हेडन। अगर वो लड़का प्राइमल मेज के स्तर का है तो इंपीरियल फैमिली को सबसे पहले उसका स्वागत करना चाहिए। प्रिंस हेडन के पास कोई चारा नहीं था, उसने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया, मगर दिल में कहीं एक अजीब सा डर भी था। आखिर कौन है ये इयन पेज जो सम्राट खुद उसे बुला रहा है? इंपीरियल थ्रोन रूम की भव्यता में
मास्टर हर्बर्ट लेयन ने एक विनम्र सिर झुकाकर सम्राट से अनुमति मांगी। महाराज, अब मुझे निकलना होगा। अगर मैं अभी नहीं गया तो शायद क्राउन प्रिंस के साथ जाने के लिए 3 मैजिशियन भी इकट्ठा ना कर पाऊं। एम्परर टेरी हल्का सा मुस्कुराया। जाओ हर्बर्ट। हर्बर्ट के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, जैसे वो भी जानता था कि यह लड़का इयन पेज सिर्फ एक प्रतिभा नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला तूफान है। महल के बाहर हर्बर्ट तेजी से चलते हुए, तभी एक नौजवान गुलाम उसके पास आता है। मास्टर हर्बर्ट, क्या आप टावर लौट रहे हैं? हर्बर्ट की नजरों में एक अजीब सी गंभीरता झलकती है। नहीं, पहले मुझे कहीं और जाना है। उसके कदमों में अर्जेंसी थी, जैसे वो खुद भी समय से रेस कर रहा हो। अगली सुबह एमग्रीन में इयन अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में एक ठंडा शांत संकल्प। उसे पता था कि इंपीरियल फैमिली, आइवरी टावर सभी उसकी तरफ बढ़ चुके हैं। मार्को का चेहरा उसकी यादों में तैर रहा था। जिस क्षण उसने मुझे मेज घोषित किया, उसी पल ये खबर महलों की दीवारों तक पहुंच गई थी। मगर इस बार मैं किसी का डिस्पोजेबल पॉन नहीं बनूंगा। अचानक घर के बाहर एक इंपीरियल अनाउंसर की गूंजती आवाज, इयन पेज बाहर आइए, हिज मैजेस्टी एम्परर का आदेश लेकर आए हैं। इयन का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। खिड़की से झांक कर देखा, मार्को वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए अपनी टीम के साथ। मार्को ने इशारा किया, इयन वक्त बर्बाद मत करो, सम्राट ने तुम्हारे लिए एक इंपीरियल डिक्री भेजा। इयन बिना एक शब्द बोले बाहर आया। मार्को ने विनम्रता से कहा, राइट नी पर झुको, लेफ्ट हैंड सीने पर रखो। इयन ने बिना हिचकिचाहट वही किया, लेकिन उस मुद्रा में उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा। मार्को के चेहरे पर भी वही उलझन थी, मगर उसने अनदेखा कर दिया। मार्को ने एक क्रिस्टल स्फीयर निकाली जिसमें सम्राट का आदेश चमक रहा था। इयन पेज, तुम्हारी प्रतिभा को इंपीरियल एम्पायर सम्मानित करता है। तुम्हारा नाम आइवर टावर के हॉल ऑफ मेजेस में अंकित किया जाएगा। साथ ही सम्राट का पहला पुत्र को तुम्हें पैलेस तक सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। इयन ने स्फीयर को देखा, वो जान गया था। एम्परर का इशारा साफ था, तुम अब हमारे मोहरे में से एक हो, लेकिन हम तुम्हें खास बनाने जा रहे हैं। तभी नाइट्स में से एक आर्नोल्ड मार्को के पास झुकता है। मास्टर मार्को, क्या मुझे इयन पेज को लॉर्ड मोग्रेन के कैसल तक ले जाने की अनुमति है? मार्को ने शिष्टता से सिर हिलाया। ऑफ कोर्स सर आर्नोल्ड। आर्नोल्ड आगे बढ़ता है, इयन के सामने सिर झुकाकर कहता है, इयन पेज, मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है कि मैं मोग्रियन में आपके सेवक के रूप में आपके साथ रहूं। मोग्रियन एम्पायर की हवाओं में एक अलग सी सर्दी थी। जब कैरेज महल के मुख्य द्वार पर रुकी, लॉर्ड मार्कस मोग्रेन पहले से इंतजार कर रहे थे। आंखों में चेतावनी थी, लावी मार्गरेट, ध्यान रहे, नोबल मेज को पूरा सम्मान मिले, एक भी चूक मत करना। कैसल के लोग इकट्ठा हो चुके थे, उनकी नजरें कैरेज पर टिकी थी जहां से आयन उतरे, अपनी माँ वैनेसा का हाथ थाम। एक ऐसा दृश्य जिसे देखने की किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक बच्चा, मगर चाल में बादशाहों वाला आत्मविश्वास। मार्कस ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, मगर इयन की नजरें महल पर थीं। हिस्ट्री के हर पल को मैं जानता हूं, पर इस बार मैं इसे बदलूंगा। 15 दिन बाद कास्टल में विस्पर्स गूंज रहे थे, सर्वेंट्स कानाफूसी कर रहे थे, ट्रेनिंग हॉल से आग की लपटें उठती हैं। वो बच्चा लगातार 15 दिन से बाहर नहीं आया। ट्रेनिंग हॉल के भीतर इयन अपने जादू में डूबा हुआ था। उसके हाथों की हरकत से जमीन बर्फ में बदल गई, मगर उसकी आंखों में तसल्ली नहीं थी। ये काफी नहीं है, मेरी माना अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंची जहां मुझे पहुंचना है। ये शरीर अभी बच्चा है, मगर मेरा लक्ष्य टाइम को हराना है। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि तभी महल का बटलर हांफता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। इयन ने, कृपया मदद कीजिए, लॉर्ड मोग्रियन कल गॉब्लिन हंट पर गए थे और अब तक लौटे नहीं हैं। इयन ठिठक गया। यह समय नहीं था उनके मरने का, ये इतिहास बदल रहा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसने बटलर से मार्को के बारे में पूछा। मार्को कहाँ है? वो ज्यादा अनुभवी है इस हालात को संभालने में। बटलर की जुबान में हताशा थी। वो अन्य कामों में व्यस्त है, अभी मोग्रियन में नहीं है। इयन की आंखें सिकुड़ गईं। मेजेस अपने डोमेन से ऐसे कभी नहीं जाते। तो क्या मेरी वापसी ने इतिहास की धारा बदल दी है? वो जानता था कि लॉर्ड मोग्रियन की मृत्यु से एम्पायर की यूनिफिकेशन वॉर पर असर पड़ेगा। लावी का भागना, उसका फांसी पर चढ़ना, सब कुछ टाइमलाइन का हिस्सा था। मगर अगर ये सब अभी बदल गया तो इयन का वो एडवांटेज जो भविष्य की नॉलेज में छिपा था बर्बाद हो जाएगा। बटलर की आंखों में याचना थी। सर, बस आप ही बचा सकते हैं। इयन के अंदर लड़ाई छिड़ी थी। क्या मैं इतिहास से छेड़छाड़ करूं या फिर चुप बैठा रहूं? मगर अपनी माँ की तरफ देखते ही उसका संकल्प मजबूत हो गया। मैं इसे बदलूंगा, ये मेरी कहानी है। इयन ने बटलर की ओर देखा। तैयारी करवाओ, हम उसे लेकर लौटेंगे। अगली सुबह वनेसा ने इयन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था। इयन, वो पहाड़ खतरनाक है। इयन ने उसका हाथ थामा और हल्की मुस्कान दी। माँ, मैं वादा करता हूँ जल्दी लौटूंगा। लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने से पहले मार्गरेट दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू, आवाज में बेबसी। इयन, प्लीज मेरे भाई और पिता को बचा लो। मैं कुछ भी दूंगी, बस उन्हें वापस ले आओ। इयन का नजर मार्गरेट की उंगलियों पर टिक गई। एक साधारण सी अंगूठी, लेकिन उससे निकलती माना की हल्की सी लहरें उसे महसूस हो गई। वो समझ गया, ये कोई आम अंगूठी नहीं है। मार्गरेट, ये अंगूठी मुझे दो, मेरी तलाश में ये बहुत जरूरी साबित होगी। बिना कोई सवाल किए मार्गरेट ने तुरंत अंगूठी उसके हाथ में थमा दी। जैसे ही इयन ने अंगूठी पहनी, उसके भीतर एक जानी पहचानी सी गर्माहट दौड़ गई। मोग्रियन रिंग, पिछली जिंदगी में भी यही आर्टिफैक्ट था। लो टियर सही, मगर
माना एम्पलीफिकेशन में कमाल का। इयन को समझ आ गया, लॉर्ड मोग्रियन ने यह अंगूठी अपनी बेटी को दे दी थी, उस सक्सेसर को नहीं जिसे इतिहास ने लिखा था। वक्त की डोर बदल चुकी थी और उसे अब खुद ही इस कहानी का रुख मोड़ना था। कुछ ही देर बाद डेंस जंगल में सर्च पार्टी ने कदम बढ़ा दिए थे। हवा में खून की मेटालिक सी गंध तैर रही थी। एक नाइट ने इशारा किया, यहीं पर उनका ट्रेल खत्म हुआ था। इयन ने जमीन पर बिखरे खून के धब्बों को गौर से देखा। बॉडीज कहाँ हैं? क्या डिस्पोज कर दिए? नाइट का जवाब आया, कोई बॉडीज मिली ही नहीं सर, लगता है मॉन्स्टर्स उन्हें खींच कर ले गए। इयन की नजरें उस बैटलफील्ड का मुआयना कर रही थी। ढेरों गॉब्लिन्स के कटे सिर, ये साफ था कि यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। अगर इतने गॉब्लिन्स मारे गए थे तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में बाकी अटैकर्स रहे होंगे। उसके दिमाग में सायरन बज उठी। अब एक पल भी बर्बाद किया तो लॉर्ड मोग्रियन का फ्यूचर टाइमलाइन से मिट जाएगा। आयन ने बिना वक्त गंवाए अपनी हथेली हवा में उठाई। फिंगर टिप्स से एक मैजिक अरे उभरी और एनर्जी की तेज लहरें उसमें घूमने लगी। नाइट्स बहुत चक्के थे जब उन्होंने सुना एक डरावनी सी वुल्फ की हाउल जंगल की गहराइयों में गूंज उठी। लेकिन अगले ही पल उनके सामने एक छोटा सा बेबी वुल्फ प्रकट हो गया। इयन ने एक लंबी सांस ली। माना की लिमिटेशन है, पर फिलहाल इतने में ही काम चलाना होगा। उसने वुल्फ के सिर पर हाथ रखा। जाओ, फॉलो द सेंट। नाइट्स हिचकिचा रहे थे, मगर इयन की आवाज में जो अथॉरिटी थी उसके आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई मुंह खोलने की। वो सभी उसके पीछे पीछे उस वुल्फ के ट्रेल पर चल पड़े। जंगल की दूसरी ओर मार्कस मोग्रियन का स्टाफ गॉब्लिन्स की खोपड़ियों पर बरस रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और हर ब्रेथ में एग्जॉस्शन झलक रही थी। चारों तरफ गोब्लिन्स की भीड़ और मदद की कोई उम्मीद नहीं। मार्कस ने बेटे लवी की तरफ देखा। लवी, भागो, वापस जाओ, सबको वार्न करो। गॉब्लिन हॉर्ड्स ने माउंट मैरियन पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध एम्पायर के लिए विनाशकारी होगा। लावी के कदम ठिठक गए, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक गॉब्लिन हवा में छलांग लगाते हुए मार्कस के पीछे से वार करने वाला था। लावी के गले से घुटी हुई चीख निकली, पिताजी पीछे! पर उससे पहले ही हवा में एक जोरदार गूंज हुई। गॉब्लिन की वो छलांग हवा में ही जमी हुई, क्योंकि इयन के एक इशारे पर फ्रॉस्ट नोवा ने उसे वहीं पिघलने से पहले जमा दी। वो गॉब्लिन हवा में तैरता हुआ एक बर्फ की मूर्ति बन चुका था और उसके ठीक पीछे मार्कस खड़ा था। जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 2 दिन बाद मार्कस की पलकों में हलचल हुई। उसकी सांसें भारी थी, सिर में अजीब सा वेट, जैसे कोई धुंध उसके दिमाग पर छाई हो। धुंधली आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। फादर वेक अप प्लीज, मार्गरेट की सिसकियां जो उसके दिल को चीर रही थी। मार्कस ने जैसे तैसे खुद को उठाया। सामने मार्गरेट दौड़ती हुई उसके गले लग गई, आंखों से आंसुओं की धार और होठों से लगातार बस एक ही बात, इयन ने आपको और ले को बचाया। वो आप दोनों को गोब्लिन से निकाल लाया। मार्कस अभी भी पूरे होश में नहीं था, पर मार्गरेट के चेहरे पर जो राहत और डर दोनों का मिला जुला असर था वो उसे सब समझा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। हॉगर तेज कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर रिलीफ की चमक थी। लॉर्ड मार्गरेट, आपने आखिरकार आंखें खोल ली। मार्कस ने धीरे से आवाज दी। बाकी नाइट्स का क्या हुआ? और मेरे बेटे? हॉगर की आंखें झुक गईं। हमने 12 आदमियों को खो दिया सर रॉथन भी उनमें शामिल थे। मार्कस का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और फौरन बोला, इयन से मिलने की जरूरत है अभी। उसी वक्त ट्रेनिंग हॉल में इयन का ध्यान अब भी स्पेल फॉर्मेशंस पर था जब हॉगर ने आकर आवाज दी, इयन, लॉर्ड मार्गरेट जाग चुके हैं, उन्होंने आपसे तुरंत मिलने को कहा है। इयन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। आखिरकार अब असली बातचीत शुरू होगी। क्यूरियोसिटी के साथ उसने ट्रेनिंग छोड़ दी और लॉर्ड मार्गरेट के चेंबर की तरफ बढ़ा। रास्ते में ही सामने से मार्कस और लावी आते दिखे। इयन ने तुरंत हाथ जोड़कर अभिवादन किया। लॉर्ड मार्गरेट, लवी, आप दोनों कैसे हैं? लावी ने बिना समय गवाए इयन का हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद इयन, आपने हमें बचाया, मैं ये फेवर कभी नहीं भूलूंगा। मार्कस भी सिर झुकाकर बोला, इयन, जो आपने किया उसके लिए हमारा पूरा परिवार आपका आर्नी रहेगा। मार्कस ने पास की टेबल की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटी सी लकड़ी की बॉक्स रखी थी। उसने इयन की तरफ देखा। मैंने बहुत सोचा, तुम्हारे इस फेवर का बदला तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन शायद ये चीज तुम्हारे काम आ सके। इयन ने क्यूरियोसिटी में बॉक्स खोला और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अंदर वही माना रिंग थी जिसे उसने मार्गरेट से उधार ली थी। मार्कस ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मार्गरेट ने मुझे सब बता दिया। मैंने तो इसे बस एक फैमिली हेयरलूम समझा, लेकिन क्या इसमें कोई खास पावर है? क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकती है? इयन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये अंगूठी पहने वाले की माना को एम्पलीफाई करती है, पहाड़ों को मिटाने वाली शक्ति में। मार्कस की आंखों में संतोष झलक उठा। उसने अंगूठी इयन की तरफ बढ़ाई। ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड का टोकन नहीं है इयन ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। टोकन? मार्कस की आवाज में अचानक एक सॉलम सी ग्रेविटी आ गई। ये अंगूठी हमारे हाउस मग्रियन की तरफ से तुम्हारे लिए एक ओथ होगी। आज से तुम हमारे घर के सम्मानित अतिथि हो, इयन पेज, और अगर कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ी तो मैं और मेरी आने वाली नस्लें तुम्हारी सेवा में खड़ी रहेंगी। उसने दाईं हथेली दिल पर रखकर कहा, एमरल्ड रिवर की उत्तरी धारा की सौगंध, ये वचन मेरे खून में रहेगा जब तक तुम्हारी वंशजों की सांसें चलेंगी। लावी और मार्कस दोनों ने हल्की सी रिस्पेक्टफुल बाव ली। इयन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इतिहास बदल रहा है और अब अलायंसेस भी। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में लॉयड विलेज की ओर इयन और नाइट्स जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। इयन के दिमाग में मार्कस के साथ हुई एक और कॉन्वर्सेशन गूंज रही थी। एल्केमी का कोई मास्टर जो एलिक्सिर बना सके? मार्कस ने जवाब दिया था, रातो नाम का अल्केमिस्ट, थोड़ा एक्सेंट्रिक है पर स्किल्ड है। इयन ने
उस नाम को मन ही मन दोहराया। पिछली जिंदगी में इस राथो का नाम कभी नहीं सुना, पर अगर वह मेरी माना की कमी पूरी कर सकता है तो यही मौका है। तभी आसमान में धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दिए। इयन की नजरें तेज हो गईं और नाइट्स भी अलर्ट हो गए। लॉर्ड विलेज पूरा गांव जलकर राख हो रहा था। चारों तरफ चीखें, जलती हुई झोपड़ियां और हत्याकांड का मंजर। इयन के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नाइट्स ने घोड़े तेज कर दिए। गांव के अंदर कियोस चरम पर था। बैंडिट्स का एक लीडर हाथ में कुल्हाड़ी ली आदेश चिल्ला रहा था, बच्चों को पकड़ो, जो मिल सके लूटो, जल्दी। डगलस नाम का एक मासूम बच्चा, उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बैंडिट्स ने उन्हें जमीन पर गिरा दी। लीडर उनकी तरफ बढ़ा, उसकी कुल्हाड़ी की धार चमक रही थी और उसके मुंह से निकला, तेरे बेटे को अच्छे दाम में बेचूंगा, देखता जा। डगलस का कलेजा फट गया। उसने पूरी ताकत से चीख मारी, फादर, लेकिन उस चीख की गूंज हवा में ही ठिठक गई, क्योंकि अगले पल एक बर्फीला भाला आकाश को चीरता हुआ आया और उस बैंडिट लीडर की छाती के पार हो गया। वो वहीं जम गया, आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाकी साथी वो चीख पड़े, ये कहां से आया, कौन है ये? पर जब उनकी नजर इयन पर पड़ी, जो घोड़े से उतरते हुए ठंडी नजर से उन्हें देख रहा था, तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। बैंडिट्स तितर बितर हो गए, दहशत में भागते हुए। पर इयन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने अपनी कलाई घुमाई और आसमान से बर्फीली धारदार आइस स्केट्स मौत बनकर गिरने लगी। कोई कितना भी तेज भागता, ठंड को कौन हरा पाया है? एक एक कर सभी बैंडिट्स वहीं ढेर हो गए। उनके शरीर बर्फ की कब्रों में बदलते गए। इयन की नजर अपने हाथ की अंगूठी पर टिक गई। मोग्रियन रिंग, वो अपना काम बखूबी कर रही थी। अब उसकी माना तीसरे दर्जे के मेज जैसी महसूस हो रही थी। गांव में लगी आग बुझ चुकी थी। लोगों की आंखों में राहत की चमक लौटने लगी। पर इयन का मन कहीं और उलझा हुआ था। उसके दिल में एक भारी खामोशी थी। जितनी जाने गई वो मैं लौटा नहीं सकता। उसी वक्त कैप्टन आर्नोल्ड दौड़ता हुआ उसके पास आया। इयन ने तुरंत पूछा, हमारे सिपाहियों को कोई चोट तो नहीं आई? आर्नोल्ड ने राहत की सांस ली, सभी सुरक्षित हैं सर। इयन के होंठों पर एक हल्की सी संतोषजनक मुस्कान आई, लेकिन वो पल भर का सुकून था। उसका ध्यान तुरंत उस आदमी की ओर गया। मैं यहाँ जिसे ढूंढने आया था, क्या वो बचा है? और तभी एक चीखते हुए आवाज गूंजी, फादर! इयन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। डगलस अपने घायल पिता के पास रो रहा था। राथो बेहोश पड़ा था, उसकी हालत नाजुक थी। इयन तुरंत उसकी ओर दौड़ा, डगलस को सांत्वना दी, मैं देखता हूँ तुम्हारे पिता को, ठीक है? जब इयन ने राथो का चेहरा गौर से देखा, उसका चेहरा सफेद राख जैसा था, बाल पूरी तरह सफेद। इयन की आंखें सिकुड़ गई। माना पॉइजनिंग? राथो खुद अपनी बॉडी में माना इंजेक्ट नहीं कर सकता था। इसका मतलब था किसी दुश्मन मेज ने जानबूझकर ये किया। इयन जानता था समय बहुत कम है, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो राथो बिना एक पल गवांगे। इयन ने 2 उंगलियां राथो की माथा पर रखी, धीरे धीरे अपनी माना को उसकी बॉडी में भेजने लगा। ये डेलिकेट प्रोसेस था, लेकिन इयन का कंट्रोल बेहतरीन था। राथो की सांसें स्थिर होने लगी, चेहरे पर हल्का रंग लौट आया। इयन ने राहत की सांस ली और पीछे हटने ही वाला था कि डगलस ने उसका क्लोक पकड़ लिया। आंखों में आंसू, आवाज में डर, मेरे पिता कैसे है वो? इयन ने उसकी आंखों में देखा। सच सुनना चाहता है डगलस? डगलस ने सिर हिलाया। इयन ने सीधा कहा, अभी के लिए तो बचा लिया है, पर ये हमेशा नहीं चलेगा। बार बार माना इंजेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर उसका गला रुक गया, या फिर मौत। डगलस की आंखों में आंसू भर आए, उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। दांत भींचकर बोला, मैं ढूंढूंगा लैंडन और फ्लावर, पापा को बचाऊंगा। इयन की आंखों में जैसे कोई पुरानी मेमोरी फ्लैश हो गई। डगलस श्मॉन, ग्रीन रिवर का सबसे प्रतिभाशाली एल्केमिस्ट, जिसने अपनी पास्ट लाइफ में इयन पर कभी भरोसा नहीं किया था, मगर अब सारी पीसेस जुड़ रही। एक एल्केमिस्ट जिसे किसी मेज ने जड़ दिया, एक दुर्लभ फूल जो नॉर्थ में ही पाया जाता था, और एक ऐसा पॉइजन जो माना को न्यूट्रलाइज करता था। इयन के दिमाग में सब कुछ पजल की तरह फिट होने लगा, पर उससे ज्यादा खतरनाक चीज थी डगलस की जिद। वो लड़का जो अभी भी रेकलेस तरीके से कुछ भी कर बैठता। इयन ने नरमी से हाथ उठाया और स्लीप स्पेल से डगलस को गहरी नींद में डाल दिया। अभी नहीं, तुझे बचाना है डगलस, तेरी जिद मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं है। डगलस की आंखें भारी हुई। इयन ने उसे उठाया और पेड़ के नीचे सावधानी से लिटा दिया। उसके चेहरे को देखा, सेम स्टबर्न फेस, बस इस बार उसकी आंखों में वो नफरत नहीं है जो पहले थी। इयन जानता था भविष्य में यही डगलस दुनिया का सबसे महान एल्केमिस्ट बनेगा, लेकिन अगर आज उसका पाथ बदल दिया जाए तो वो उसका एलाई भी बन सकता है। एक तगड़ा गैम्बल था। अगर इसे आज ही खत्म कर दूं तो फ्यूचर का एक बड़ा खतरा खत्म हो सकता है, लेकिन अगर इसे साथ रखा तो शायद ये सबसे बड़ा हथियार बन जाए। तभी सिरियन, आर्नल्ड की आवाज आई। वो दौड़ता हुआ इयन के पास आया। आप ठीक है? जब से भागे सब परेशान हो गए थे। इयन ने सिर झुकाकर हल्की मुस्कान दी। वरी मत करो आर्नल्ड, ये विलेज का लड़का है, बेवकूफी में खुद को मुसीबत में डाल रहा था, इसलिए मैंने सुला दिया। आर्नोल्ड की नजर डगलस पर गई। वो कुछ पूछना चाहता था, पर फिर खुद को रोक लिया। इयन ने इशारा किया, इसे विलेज वापस ले जाओ, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। आर्नोल्ड ने डगलस को उठाया और गांव की तरफ बढ़ गया। आयन वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर मन में तूफान था। इस बार मैं तुझे अपने खिलाफ नहीं होने दूंगा। डगलस एचमॉन्ट। रात गहरा चुकी थी। रातों की आंखें खुली। जैसे ही होश में आया, उसका पहला सवाल था, डगलस तू जाग रहा है? डगलस ने करवट नहीं बदली, बस उसी पोस्चर में लेटे हुए बोला, हाँ जाग रहा हूँ। राथो ने उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। वो पास आकर बैठ गया। बार्टन ने बताया, कोई मेज आया था गांव में जिसने हमें बचाया, और उसने ये भी कहा तू किसी मुसीबत में फंस गया था। डगलस की पलकों पर भारीपन था। उसने थके हुए अंदाज में कहा, मैं बस वो फूल ढूंढ रहा था। इतना सुनना था कि राथो का चेहरा सख्त हो गया। वो झटके से उठा
और डगलस की तरफ घूर कर बोला, तुझे क्या सूझी थी? क्या सोच रहा था? अगर वो बैंडिट्स तुझे पकड़ लेते तो तेरी जान भी जा सकती थी। डगलस ने नजरें चुरा ली। उसका चेहरा गिल्ट से भरा था। रातों की डांट में डर था, बेटे को खो देने का डर। डगलस का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी। तो फिर मैं क्या करता पापा? उस मेज ने कहा है कि आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे, तो क्या मैं चुपचाप देखता रहता? रातों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। धीमे मगर ठोस लहजे में बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डगलस, हमें बस वो लैंड योर फ्लावर ढूंढना है। डगलस की आंखों में जो आंसू अब तक रुकने की जिद कर रहे थे वो अब झरझर गिरने लगे। उसकी आवाज कांप उठी। 1 साल हो गया पापा, हम ढूंढ रहे हैं, पर आज तक वो फूल मिला कहाँ? उसके शब्दों में वो टूटन थी। एक ऐसा बेटा जो अपने मरते हुए बाप को बचाने के लिए खुद को नोच रहा था। तभी बाहर से एक आवाज गूंजी, मिलता है, वो फूल वाकई में मिलता है। दोनों बाप बेटे जैसे पत्थर के हो गए। राथों ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा, कौन है? आवाज फिर आई, आयन। दरवाजा खुला। राथों की आंखें वाइडेंड हो गई। एक लड़का बस उनकी दहलीज पर खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। इयन ने सिर झुकाकर विनम्रता से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राथों ने सिर हिलाया। इयन ने अपनी क्लोक हटाई। डगलस की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही मेज है, वो मन ही मन बड़बड़ाया। उस आदमी को देख रहा था जिसने उसके पिता की जान बचाई थी। इयन धीरे से अंदर आया और टेबल पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रख दिया। रातों की नजर जैसे उस पर जम गई। लैंड योर फ्लावर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इयन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तुम्हें मिलेगा, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दो। रातों कुछ कहता, उससे पहले ही इयन ने बात पकड़ ली। तुम्हें कैसे पता इस फूल के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में? इसकी असली ताकत गिने चुने लोग ही जानते हैं। रातों ने थोड़ी झिझक दिखाई, पर फिर हार मानते हुए एक पुरानी किताब उठाई और इयन को दिखाई। ये गाइड बुक मेरे पिता ने दी थी, जेनरेशन से हमारी फैमिली इस पर काम करती आ रही है। इयन ने किताब खोली, उसके पन्ने पलटे और एक जगह जाकर रुक गया। रातों ने पन्ना दिखाते हुए कहा, ये देखिए, लैंड योर फ्लावर। 12 गहरे वायलेट रंग की पेटल्स, नीले लीव्स और स्टेम जो जहरीले होते हैं, और अगर जड़ से उखाड़ा गया तो ये पल में मुरझा जाता है। नॉर्थ कॉन्टिनेंट में ही मिलता है। इयन ने किताब बंद की और राथों की आंखों में देखा। तुम्हारे पिता भी एल्केमिस्ट थे क्या? राथों ने सिर हिलाया। हाँ, ये हमारा पारिवारिक काम है। इयन की नजरें गहराती चली गई। उसने धीरे मगर ठोस लहजे में कहा, अगर तुम जानते हो कि ये फूल माना को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो तुम ये भी जानते होगे कि ये मेजस के लिए एक जहर है। जो मैज अपने अंदर माना हार्ट और माना ब्रेन रखता है, उसके लिए ये पॉइजन बन जाता है। राथों का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसके होंठों पर जैसे कोई सफाई देने की कोशिश थी। राथों ने इयन की बातें ध्यान से सुनी। समझ आ गया था कि इयन आखिर इशारा किस ओर कर रहा है, पर उसकी आवाज में अब भी एक ठहराव था। हम हारमन हैं, हमारे परिवार का कोई भी एल्केमिस्ट कभी ऐसी एलिक्सिर नहीं बनाएगा जो किसी की जान ले। मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ। इयन की नजरें डगलस पर टिक गई। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई। मुझे जवाब देने के लिए शुक्रिया राथों, और माफ करना, ये भी जरूरी है। उसने धीरे से टेबल पर रखे क्रिस्टलाइज्ड फ्लावर को उठाया। उसकी उंगलियां हल्के हल्के आइस मैजिक को हटाने लगी। पर सच्चाई ये थी, वो इस फूल को मुरझाने से ज्यादा देर नहीं रोक सकता था, बस जमा कर इसे प्रिजर्व्ड रखा था। रातों की आंखों में शक उतर आया। क्या ये सब ट्रिक है? इयन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी। मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी लैंड योर फ्लावर ला सकता हूँ, पर उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। वो एक पल रुका, फिर अपनी टर्म साफ कर दी। मैं तुम्हारे शरीर में माना इंजेक्शंस देता रहूंगा ताकि तुम माना पॉइजनिंग से मरो नहीं, और तुम्हारे रिसर्च में भी मदद करूंगा ताकि तुम इस फूल से दवा बना सको, पर बदले में मुझे तुम्हारे साथ कैपिटल चलना होगा। रातों की भौहें सिकुड़ गई। कैपिटल? मगर क्यों? इयन ने गहरी सांस ली। अब वो असली बात पर आ गया था। मुझे तुम्हारी जरूरत है रातों, क्योंकि मुझे ऐसे एलिक्सर्स बनाने हैं जो मेजेस की माना रिप्लेनिश कर सके, और मेरी माँ के लिए भी स्पेशली क्राफ्टेड दवाइयां बनानी है। रातों ने बात काटी, थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, पर तुम तो एम्पायर के मेज हो, तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर एल्केमिस्ट मिल जाएंगे, क्यों ना उन्हीं से मदद लो। इयन की मुस्कान एकदम सीधी थी। मुझे नाम नहीं चाहिए रातों, मुझे चाहिए एक ऐसा आदमी जो मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे लिए कस्टमाइज्ड एलिक्सर्स बनाए। और डगलस, वो डगलस की तरफ इशारा करता है, तुम्हारा बेटा जिसने एक पल की भी परवाह नहीं की और उस जंगल में कूद पड़ा। तुम खुद सोचो रातो, तुम्हारे बेटे की सेफ्टी किसके हाथ में होगी? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रातो अब समझ गया था कि इयन कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। इयन ने सिर झुकाकर कहा, वक्त तुम्हारा है पर उम्मीद मेरी भी है। वो घर से बाहर चला गया। बाहर रात ठंडी हवा में कैप्टन आर्नोल्ड उसका इंतजार कर रहा था। आर्नोल्ड ने सलाम करते हुए सूचना दी, लॉर्ड इयन, कैसल लौटने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इयन की नजरें अनायास ही रातों के घर की तरफ चली गई। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। शायद उन्होंने फैसला नहीं किया अभी, उसने मन ही मन सोचा। वो कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि दरवाजा अचानक खुला। रातों बाहर निकला। उसके पीछे डगलस और दोनों के हाथों में लगेज था। डगलस ने देखा उनके घर के सामने वही मेज खड़ा था। उसकी मासूम आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ झलक रही थी। इयन ने एक धीमी मुस्कान के साथ उनके पास कदम बढ़ा। तुमने फैसला कर लिया राठौर? राठौर ने सिर खुजलाया, हौले से बोला, फैसला? जैसे कोई और रास्ता बचाओ। बीमारी है, हर हाल में हरानी है। उम्मीद करता हूँ तुम भी अपने वादे पर टिके रहोगे। इयन की आंखों में ठहराव था। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन तभी डगलस ने एक सीधा सवाल दाग दिया, सच में आप मेरे पापा की बीमारी ठीक कर सकते हो? इयन
हेडन उसकी मासूमियत के पीछे छिपे डर को साफ देख रहा था। उसने सिर हिलाकर वादा किया, एक ऐसा वादा जिसे तोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। डगलस की आंखें चमक उठी। वो जोश में बोला, तो क्या मैं आपको बॉस बुला सकता हूँ? इयन थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। उसके दिमाग में उस डगलस की तस्वीर घूम गई जो उसके पिछले जीवन में उसकी मौत की वजह बना। पर इस मासूम चेहरे को देखकर वो सोच में पड़ गया, शायद यही डगलस असली डगलस है। तभी अचानक घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। एक नाइट तेजी से आया और घोड़े से उतरते ही बोला, लॉर्ड इयन, आपको तुरंत लॉर्ड मोग्रियन का किला चलना होगा। आयन की नजरें सख्त हो गईं। क्या हुआ है? नाइट की आवाज में अर्जेंसी थी। क्राउन प्रिंस ने गैमस रिवर पार कर ली है। आज सुबह ही संदेश आया, पर हमें आपको बताने का मौका नहीं मिला। इयन की आंखों में शक की परछाई दौड़ गई। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और आदेश दिया, ये घोड़ा मुझे दो। इयन ने अपनी टेमिंग स्किल से घोड़े को देखा। घोड़ा तुरंत झुक गया, जैसे वो इयन का पुराना साथी। राथो और आर्नोल्ड ने हैरानी से ये नजारा देखा। उनके लिए ये कोई साधारण जादू नहीं था। इयन ने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा, आर्नोल्ड, राथो और डगलस को सुरक्षित कासल ले जाओ, बाकी बातें वहां होंगी। जैसे ही घोड़ा हवा में उड़ने को तैयार हुआ, इयन की क्लोक लहराई। वो इस वक्त किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि चेस बोर्ड पर चलने वाले खिलाड़ी की तरह लग रहा था, जिसे पता है अगला मूव कितना जानलेवा हो सकता है। दूसरी तरफ 2 दिन पहले गैमुस रिवर के किनारे रॉयल एस्कॉर्ट धीरे धीरे नदी पार कर रही। प्रिंस हेडन कैरेज की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी दृश्य पर नहीं, बल्कि अपने दिमाग में घूमती बातों पर थी। फ्लैशबैक में किंग टेरी ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। उसकी आवाज में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक साजिशों की सच्चाई थी। हेडन, टावर मास्टर हर्बर्ट इन दिनों 5th प्रिंस रागर के साथ अक्सर दिखाई देता है। हेडन की सांस अटक गई थी। टेरी ने बिना रुके बात जारी रखी, आइवरी टावर का रुख नोबल्स की लॉयल्टी तय करता है, और रगनार, वो बच्चा, अपने एलाइज बनाने में माहिर है। टेरी ने अपने बेटे की आंखों में सीधा देखा, इससे पहले कि टावर तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें इयन पेजीज को अपनी तरफ करना होगा। हेडन के माथे पर पसीना था, एक दबाव जो किसी तलवार की धार जैसा था। मेज हो या बच्चा, इयन मेरे किस काम का? आइवरी टावर में दर्जनों मेजेस हैं, पर एक भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। कुर्सी पर बैठे हेडन की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। कैसे हिम्मत की उन गद्दारों ने 5वें राजकुमार का साथ देने की? मैं हूँ क्राउन प्रिंस, इस एम्पायर का असली वारिस। वो मन ही मन कसम खा चुका था, जिस दिन मैं एम्परर बनूंगा, इन सब गद्दारों का नामो निशान मिटा दूंगा। हेडन की ये खतरनाक सोच उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, योर हाइनेस, 2nd इंपीरियल ऑर्डर ऑफ नाइट्स का कैप्टन ओलिवर रेवुड दरवाजे पर खड़ा था। माफ कीजिए, समय थोड़ा देर हो गया है, पर क्या लॉर्ड मार्गरेन को बता दें कि आप आ चुके हैं? हेडन ने उसे देखा, चेहरे पर एक उबासी सी ऊब। हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। ओलिवर ने शांति से सिर झुकाया, मगर उन्हें तैयारियों का वक्त चाहिए होगा योर हाइनेस, थोड़ी समझदारी दिखाइए। हेडन ने हल्की हंसी के साथ पूछा, तुम्हारे परिवार का लॉर्ड मोग्रियन से कोई वास्ता है? ओलिवर ने सिर हिलाया, जी, हमारे पूर्वज उनके वत्सल रहे हैं, और कास्टल पहुंचने में अब 2 दिन बाकी हैं। हेडन की मुस्कान तेज हो गई। 2 दिन काफी हैं, जाओ बता दो उन्हें कि क्राउन प्रिंस आ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि नॉर्थ के गार्डियंस और एम्पायर की शील्ड इंपीरियल फैमिली को महज 2 दिन में कैसे खुश करती है। ओलिवर मन ही मन हेडन के घमंड पर जलता रहा, मगर कर भी क्या सकता था? आखिरकार आदेश तो आदेश था। वो चुपचाप झुक गया और निकल पड़ा।